नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 16 सितंबर को आपका पीटीटी की परीक्षा है और उसमें आपके जो जीके वाला पोर्शन है उसमें करंट जीके से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए आज का सेशन बहुत ही स्पेशल लेके आया गया है, जो कि है करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही पेपर में देखने को मिल भी सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ। तो चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि पीटीटी के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेज और कोई भी चैनल पर आपको अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि पटना, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके दिल्ली। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां आप देख पा रहे हैं केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? जी हाँ दोस्तों, ये अभी का लेटेस्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 60% जो विमान हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस कम करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, हिमाचल जो प्रदेश है आपका, उसमें जो सरकार है उसमें जो स्कूलों का सिलेबस है, जो कोरोना के कारण स्कूलें इतने टाइम से बंद थी, इसी कारण उनका जो सिलेबस है 30% कम करने का फैसला लिया है हिमाचल सरकार द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन का रिलेशन स्टडी से है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इनमें कोई भी आपको डाउट नहीं लग रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि पीटीटी में करंट अफेयर्स राजस्थान का ही नहीं, इंडिया का और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आपके लिए ये सेशन लाया गया है दोस्तों, क्योंकि आप उन्हें पढ़ना इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो है माली देश। तो ये जो माली देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि इब्राहिम बाउबकर कीता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? अभी एक राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू है। इसी कारण आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जो आवेदन है वो कब तक हो रहे हैं? तो वो है 31 अक्टूबर 2020 तक दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, या इसे ही कहते हैं CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 1.9 करोड़ लोग कोरोना संकट के कारण अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं और बेरोजगार हो चुके हैं। कितने लोग? 1.9 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी महामारी है जो कि पूरे विश्व के लिए बेरोजगारी के साथ साथ कई भी अन्य संकट लेके आई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप इसमें यह भी याद रखना, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसके मुताबिक, तो देख रहे हैं अपन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इस कंपनी के ये क्या है, आंकड़े हैं। अब देखिए, DBS बैंक इंडियन लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के
एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी और मोहन झा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका सही आंसर है प्रशांत जोशी। अपन जल्दी जल्दी करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अपने पास अभी टाइम बहुत ही कम रहा है, इसीलिए मैं आपको आंसर देने का टाइम नहीं दे रहा हूँ और सीधा इसमें क्या है बता रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत और किस देश ने हाल ही में अपने राष्ट्रनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को, मतलब दो दोस्त हैं जो कि अपने संबंधों को अच्छा बनाने हेतु सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश का नाम है आपके भारत के साथ में इजराइल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ऐसे दिवस जो भी अभी बनाए जा रहे हैं तो वो आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस तो कब बनाया गया है दोस्तों? तो 20 अगस्त को ये बनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देगी? हॉकी इंडिया जो इंडिया की हॉकी लीग है, ठीक है, वो कोविड महामारी को देखते हुए 61 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को देगी? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 61 खिलाड़ियों को चुना गया है और कितने हज़ार रुपये देगी? 10,000 रुपये की आर्थिक मदद जरूर करेगी। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस नंबर पर बरकरार है? तो दोस्तों जो भारत के क्रिकेट के कप्तान हैं जिनका नाम है विराट कोहली, वो आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें कितने नंबर पर है? तो वो द्वितीय स्थान पर है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी जो आईसीसी की रैंकिंग है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी विराट कोहली सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर है आपके ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने कछुआ देखा ही होगा, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो हाल ही में किस देश में एक सुनहरे खोल, मतलब कछुआ आपने देखा होगा वो एक खोल के अंदर रहता है और उसका कलर कैसा है? सुनहरे खोल। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर इसकी खोज हुई है? तो भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में सुनहरे खोल के साथ एक कछुआ आपको मिला है। ठीक है, ये प्रथम देश है ऐसा, नेपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आपकी संख्या बहुत ही कम आ रही है दोस्तों। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? वापस से देखिए, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कैलाश मानसरोवर है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत, चीन में स्थित है। और भारत से अभी जो चीन का सीमा विवाद चल रहा है उसी के तहत चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास ज़मीन से, सतह से मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें स्थापित की है दोस्तों। और क्यों की है तो वो आप सभी जानते हैं, भारत चीन के जो सीमा विवाद चल रहा है उसके मद्देनज़र चीन ने ऐसी हरकत की है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है और तिब्बत अभी किसके कब्जे में है? तो चीन के कब्जे में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो देख लीजिए वापस से, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित
किया है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो और कोई देश नहीं, वो देश है भारत, जो सौर ऊर्जा है उससे एनर्जी प्राप्त करने हेतु ये किया गया है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुख्यमंत्री ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया? वापस से सुनिए नारा। किस मुख्यमंत्री ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया है? तो ऑप्शन ए वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि आपको पता है राजस्थान की पूर्व सीएम रह चुकी है। और अपन बात करते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के कौन है? चीफ मिनिस्टर है। इसी कारण इस क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वैसे तो राजस्थान में अभी सभी के जो बिजली के बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आए हैं, सभी को बिजली के बिलों से लेकर बहुत ही ज़्यादा शिकायतें हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनका यही नारा रहा है कि बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ। ठीक है, पानी बचाओ बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, और कमेंट करके आप थम्स अप करते रहिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चन कुछ नए हैं, कुछ आप नया सीख रहे हैं। क्योंकि पीटीटी के लिए आपके लिए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको किसी भी अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपकी परीक्षा तक आपका पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर करवाया गया है, जिससे आप अपनी परीक्षा में आसानी से अच्छे नंबर ला सकें। रोज़ आपके लिए मॉडल पेपर चलाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज लाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, जिससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्थात रक्षा मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है भारत की, उसने मेक इन इंडिया, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी ने कहा है कि भारत में बनी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, तो मेक इन इंडिया के तहत उसको बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ राशि प्रस्तावित की है? तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है 2580 करोड़ रुपए। कितने? 2580 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान और खनिज संसाधन हेतु भारत और किस देश के सहयोग की मंजूरी दी है? तो भारत किस देश के साथ सहयोग से भू विज्ञान और खनिज संसाधनों में विस्तार करेगा? तो वो है फिनलैंड। तो फिनलैंड नाम का एक देश है जो भारत की क्या करेगा? सहयोग करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? वापस से देखिए, कोल इंडिया एक प्रोजेक्ट, ठीक है, 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़, कितने? 1.22 लाख करोड़, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आंकड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो वो कितना निवेश करेगा, कितनी परियोजनाओं पर निवेश करेगा? तो लगभग 500 परियोजनाएं इसके द्वारा नियोजित होगी दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है दोस्तों? तो अभी आपको पता है कश्मीर का जो मुद्दा है वो अभी चर्चा में रहा है धारा 370 हटने के कारण, ठीक है। तो मोदी सरकार द्वारा जो धारा 370 हटाई गई है और जो जम्मू और कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। पहला बांटा है जो जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख में बांटा गया है दोस्तों। तो धारा 370 का जो मामला था ये बहुत ही पुराने से चल आ रहा है। तो आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा हटाई गई? तो धारा 370। उससे क्या था, जम्मू कश्मीर का अलग मतलब अलग झंडा था, अलग नागरिकता थी, लेकिन अब वो सभी भारत, जो पूरा भारत है वो एक हो चुका है दोस्तों।
जम्मू कश्मीर में भी अब तिरंगा ही अब राष्ट्रीय ध्वज है और वहाँ की नागरिकता भी अब विशेष नागरिकता भी सब जो है समाप्त कर दी गई है। अब वहाँ जाकर कोई भी भारत का नागरिक है जो क्या कर सकता है, ज़मीन ले सकता है, प्लॉट ले सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो वहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उनके बारे में भी ज़रूर चर्चा करिएगा। तो उस जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू भाषा को मंजूरी मिली है दोस्तों। कोई कौन सी भाषा को? उर्दू भाषा को मंजूरी मिली है वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसमें कौन से स्थान पर भारत है? तो वो है 48वें स्थान पर। पहले कौन से स्थान पर था? तो 52वें स्थान पर था। तो पहले भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन से स्थान पर था? 52वें स्थान पर था। अब कौन से स्थान पर आ चुका है? तो 48वें स्थान पर आ चुका है दोस्तों। और कितने पायदान की छलांग लगाई है? तो 4 पायदानों की छलांग लगाई है दोस्तों भारत ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी सियासी घमासान हुआ था, जो सबसे ज़्यादा हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं कमलनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शिवराज सिंह चौहान और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको योगी आदित्यनाथ। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह तो आपको आना ही चाहिए, इसीलिए मैंने इसका आंसर भी टिक नहीं लगवाया है दोस्तों। तो कमलनाथ जी जो कांग्रेस के थे, तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ जी के द्वारा। तो कौन बने थे? कमलनाथ जी। ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस से कौन थे? उप मुख्यमंत्री थे। कौन थे? उप मुख्यमंत्री थे। कौन थे? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कौन है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जो ज्योतिरादित्य जी सिंधिया थे वो पहले कांग्रेस के पास थे और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा पकड़ ली है और भाजपा ज्वाइन करने के कारण जो उनके विधायक थे उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को समर्थन दे दिया है। और चौथा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ। तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे कि ये यूपी के मुख्यमंत्री है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना 22वां। भारत से कुल कितने देशों की सीमा लगती है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी भारतीय सीमा विवाद चल रहा है नेपाल के साथ, चीन के साथ और पाकिस्तान से तो हमेशा रहा ही है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि भारत से कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो टोटल सीमा लगती है दोस्तों, तो 7 ऑप्शन जो भी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो वो 7 कौन कौन से हैं? तो वो है पहला बांग्लादेश, दूसरा सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप यहाँ पर क्लियर करते हुए चलिएगा। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है आपके बांग्लादेश से, फिर लगती है चीन से। बांग्लादेश से लगभग 4000 प्लस किलोमीटर की सीमा लगती है, फिर लगती है चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार, भूटान, इन देशों से सीमाएं लगती है। और एक देश और है जो है अफ़गानिस्तान। कौन से हो गए? 7 देश हो गए, गिनिएगा। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान, फिर आता है आपका नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर आता है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है जो कि है 107 किलोमीटर दोस्तों। तो 107 किलोमीटर सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफ़गानिस्तान से लगती है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने पबजी सहित, पबजी जो गेम है बहुत ही पॉपुलर हुआ था दोस्तों, तो इस गेम सहित कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों? तो कुल 118 ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगा चुकी है मोदी सरकार, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि चीनी जो भी ऐप है वो भारतीय डाटाओं की क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है?
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है ई रक्षा बंधन, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित कार्यक्रम माना जाता है दोस्तों। तो ये जो पहल की है ये किस राज्य द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना, HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, बैंक का नाम भी पूछा जा सकता है कि HDFC बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है शशिधर जगदीशन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको चंदा कोचर, रंजित कुमार और SS मल्लिकार्जुन राव। तो आपको ऑप्शन नंबर ए एकदम सही ऑप्शन दिख रहा है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। HDFC के क्या है? तो अगले CEO बनने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा जो भी आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? तो मोदी सरकार द्वारा, भाजपा की जब सरकार आई थी तो फ्री में जनधन खाता सभी का खुलवाया गया था मोदी सरकार द्वारा, और मोदी सरकार का यही मानना था कि हर घर में यदि बैंक अकाउंट होगा तो केंद्र द्वारा जो भी लाभ राशि जारी की जाएगी उसे केंद्र द्वारा डायरेक्ट जनता के खाते में डाल दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल थी, जिसमें जो बीच में रुपए खा जाया करते थे, ऊपर से 100 रुपये आते थे जनता के पास तो सिर्फ 1 से 2 रुपये ही पहुंचते थे, उसके लिए उन्हीं बीच वालों को लाभ से मुक्त करने के लिए ये जनधन खाताओं की शुरुआत की गई थी, और उनकी संख्या अभी केंद्र सरकार के अनुसार 40 करोड़ हो चुकी है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है और ये बहुत ही अच्छी मोदी सरकार की पहल भी थी दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है? जी हाँ दोस्तों, जो अपने राष्ट्रपिता देश के हैं महात्मा गांधी, जो अपने इंडिया के नोटों पर तो है ही है, लेकिन एक देश और है जिन्होंने अपने पर क्या किया था, शासन किया था, अपने ऊपर राज किया था। उन्होंने ही क्या किया है, अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की जो प्रति है वो लगाने का फैसला किया है। तो हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की जगह आपको इंग्लैंड भी मिल सकता है दोस्तों, ब्रिटेन को ही क्या कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? वापस से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन एकदम ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पढ़ा हुआ एकदम याद हो जाए, वापस इसको रिवीजन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़े। बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो एक G20 सम्मेलन होता है जिसमें अच्छी अच्छी जो योजनाएं हैं उनको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो बिहार की एक योजना है जो है जल निश्चय योजना, इसको कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आज अपन ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, आपने बहुत ही नई नई चीज़ें सीखी है, नए नए क्वेश्चन आज अपन ने बात करी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, संविधान लागू होने के समय की बात कर रहा है, और सूची कौन सी दे रखी है आपको, समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो उस समय समवर्ती जो सूची थी उसमें कितने विषय थे? तो कुल 47 विषय उस समय थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए दोस्तों कि संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे 2 राज्य है इस ऑप्शन में, मणिपुर और नागालैंड। तो इसके जो 2 आंसर हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर और ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड,
ये दोनों ही इसके क्या है, सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और आपने बहुत सारे नए नए क्वेश्चन सीखे होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपके सिर्फ पीटीटी में ही काम नहीं आएंगे, आगे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई रेलवे का पेपर हो, चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर हो, सभी में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आजकल की जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए क्योंकि पेपर में बहुत ही कम समय रहा है और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।